अर्नब के शो में अर्नब को ही एक तरह से मैं कहूँगी आंखें दिखाने का साहस शायद रिया ही कर सकती थी। इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि रिया बिग बॉस में उनकी एंट्री हो सकती है और मुझे लगता है कि हम सब की तरफ से हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आई थिंक वो रियलिटी शो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, एक तरीके से इतने सालों से चला आ रहा है और वो 24 घंटे अभी उसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है, जेंजी की जो आवाज़ है ना वो अंदर भी होनी चाहिए। उसी बेखौफ तरीके से जिस तरीके थी उसी बेखौफ तरीके से मैं अंदर भी खड़ी रहना चाहती हूँ और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ मैं असली में हूँ कौन। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। प्रॉम्प्टर पढ़ने के बावजूद नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस नहीं बता सकता है। वो मेरी फेक कॉन्फिडेंस को बोल रहा है कि ये फेक कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं स्माइल कर रही हूँ। जिस चीज को वो फेक कॉन्फिडेंस कहते हैं उसे मैं क्वाइट कॉन्फिडेंस कहती हूँ। मेरी गलती हो गई जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था वंदे मातरम का, मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये आप मुझे बताएं। थ्रू द स्क्रीन आई कैन फील योर ऑरा, आई कैन फील योर एनर्जी, इट्स सो पॉजिटिव। एंड जब कोई गोदी मीडिया के सामने बैठता है वो ऐसे उनका वो ऐसे बन जाता है, नेगेटिविटी जो वो फैला रहे हैं। कोई ट्राइबल कम्युनिटी का जो है वो एक शिक्षण की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम लड़कियों को क्यों गाली मिल रही है, मेरे कपड़ों के ऊपर क्यों बात की जा रही, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सो रिजर्वेशन का जो मैं एक तरीके से लोगों के सामने एग्जाम्पल रख रही हूँ कि जो पिछड़े होते हैं ना सिर्फ उनके पास हक होता है उस बारे में बोलने का। तो जो कमेंट सेक्शन में लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि वो आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, तो पहले बिग बॉस के हाउस में और फिर पार्लियामेंट हाउस में। आई थिंक बिग बॉस के हाउस में मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पार्लियामेंट की। पूरे तरीके से मेरा वोट आपके लिए रहेगा और जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर, मैं वही चाहती हूँ कि वो भी रिया के लिए वोट करें और ये प्रोसेस यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कैसे आप उनके लिए वोट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए वोट करें और मतलब मैं बस इतना चाहूँगी जो प्यार आज तक मुझे मिला है वो कभी कम ना हो मैम। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। अब मुझे आदत पड़ गई, अब तो आपको देना पड़ेगा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। रिया अहीर, जी हाँ, ये वो नाम है जिसके लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही हफ्तों में एक नेशनल स्टार बन चुकी हैं रिया और ख़ासकर अब उनके बायोडेटा में एक और चीज़ शामिल हो गई है, वो है अर्नब गोस्वामी से उनकी भिड़ंत जो पूरे तरीके से वायरल हो गई। पहली बात तो रिया ने क्यों फैसला किया अर्नब गोस्वामी के शो में जाने का, और दूसरी बात अर्नब के शो में अर्नब को ही एक तरह से मैं कहूँगी आंखें दिखाने का साहस शायद रिया ही कर सकती थी। इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि रिया बिग बॉस में उनकी एंट्री हो सकती है और मुझे लगता है कि हम सब की तरफ से हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उनसे ये भी पूछेंगे कि कैसे ये पॉसिबिलिटी कॉन्फर्मेशन में कैसे तब्दील होगी। लेकिन रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बिजी हो गई हैं आप अचानक। मैम आप जितनी बिजी तो बिल्कुल नहीं हो मैम। जो आप वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आई मीन थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम टू टेक माय इंटरव्यू। आई एम ऑनर्ड अगेन। रिया, ये बताइए कि आपका जो लास्ट इंटरव्यू किया था इसमें बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया था और लोग अब ये जानना चाहते हैं कि रिया आगे क्या करना चाहती हैं। मैं बता रही हूँ आपको, ओवरवेलमिंग नंबर्स लोगों ने कहा हम आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं बिग बॉस की बात पे आऊँ, मैं अर्नब गोस्वामी के सवाल से यहाँ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये फैसला कैसे हुआ, आपको कैसे बुलाया गया, पूरी प्रक्रिया हमें समझाइए, आखिर हुआ तो हुआ क्या? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो जब अर्नब जी का, मैं अभी भी अर्नब जी कहूँगी क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए चाहे वो बड़े कितने ही खुसट क्यों ना हो। तो मैंने कहा कि अर्नब जी की जब हमारी बात शुरू हुई थी कि वो चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू में आऊँ, मैंने सबसे पहले अपने पापा से पूछा कि पापा मैं जाऊँ। उन्होंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वैसे चैनल्स अपनी हमारी जो सच्चाई है वो तोड़ मरोड़ कर आगे लोगों के सामने रखते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ लोग हैं गिने चुने जो वो चैनल्स देखते हैं मैम। जैसे बूमर्स हो गए, हमारे भाषा में बोलते हैं जेन एक्स हो गए, जो बड़े लोग हैं जो पहले से देखते आ रहे हैं। जब क्वालिटी जर्नलिज्म होता था मैम, जब आप भी थी एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के साथ, तो वो चैनल अभी भी फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से पापा ने जब मुझसे ये कहा था और मैंने भी जब ये एक्सेप्ट किया, हमारा ये था कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करना भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जब एक अपने आप सोचिए, जब भी वो इंसान स्टूडियो में चिल्लाता है वो किसी के ड्रॉ
ड्राइंग रूम में चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो जेन ज़ी को किस तरीके से एक मॉन्स्टर अब्यूज़र की तरह से पेश कर रहे हैं। तो जब उस एक स्पेसिफिक टेलीकास्ट में भी लाइव जो हो रहा था, जब अर्नब जी इतने ज़ोर-ज़ोर से गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे, और दूसरी तरफ ये लड़की एकदम कंपोज़्ड बैठी है। उसने कुछ नहीं, इतना उसको झंझोड़ने की कोशिश की जा रही है सामने से। जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल इन्फॉर्मेशन के लिए भी नहीं था, वो सवाल किसी को ज़लील करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए मुझसे पूछा गया था। तो सामने वाला अगर मतलब इतना भी ब्रेन वॉश नहीं हो सकता कि वो ये उसमें डिफ़रेंस अंतर ना कर पाए कि ये इतने बड़े मिडल एज्ड आदमी छोटी बच्ची के ऊपर, अपने से छोटी उम्र की बच्ची के ऊपर इतना ज़ोर से चिल्लाकर बात कर रहा है, और जबकि वो शांत ही है। तो इसमें कौन मॉन्स्टर है वो अपने आप पता चल जाता है, इसलिए मैंने सोचा इम्पोर्टेंट है वहाँ जाना। लेकिन रिया, मुझे लग रहा है कि आपसे जब पूछा गया कि वंदे मातरम में कितनी पंक्तियां होती हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे थे अर्नब? जैसे कि मैंने कहा मैम, आपने देखा रहेगा कि मैंने ये बाद में नोटिस किया कि मेरी वो रील साइड में क्लिप चला रहे थे, और उसमें नीचे जेनजी कार्ड लिखा था। और जब वो जेनजी कार्ड बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जेनजी का प्रिविलेज पास यूज कर रहे हैं गलत करने के लिए। और शायद से उस चीज तक वो कॉन्वर्जेशन पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो उनका एक इंटेंशन ही नहीं था जानने का, उनका इंटेंशन था मुझे नीचा दिखाने का। सो बेसिकली दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू डू, और उसकी असलियत सबके सामने आ गई, क्योंकि जो इंसान प्रॉम्प्टर पढ़ने के बावजूद नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस नहीं बता सकता है, वो मेरी फेक कॉन्फिडेंस को बोल रहा है कि ये फेक कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं स्माइल कर रही हूँ। जिस चीज को वो फेक कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसे मैं क्वाइट कॉन्फिडेंस कहती हूँ। तो जिस चीज को यूज कर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसी चीज के साथ साथ लोगों को अब ये पता चल गया है कि ये अभी भी जिंदा है। और वो मैं हमेशा वो लड़की रहूंगी जो वैन के सामने आ गई थी ताकि 20 बच्चे वापस महफूज अपने घर पहुंचकर सो पाएं, और वो हमेशा वो इंसान रहेंगे जो पुलिस वैन के अंदर रो रहे थे। ये बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन किया, और खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस व्यक्ति के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाई जा रही है, जिस व्यक्ति ने, जिस औरत ने, एक लड़की ने पूरी एक पुलिस की वैन रोककर और इतने लोगों को बचाया, और अपने देश, अपने संविधान की रक्षा के लिए वो लड़की आके खड़ी हो गई। वो कोई प्रोफेशनल एक्टिविस्ट भी नहीं थी, कोई पत्रकार भी नहीं थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं थी, पॉलिटिशियन भी नहीं थी, एक आम लड़की ने इतना खास काम किया। और अर्नब स्टूडियो में बैठ कर चिल्ला कर जो है वो आपको जलील करने की कोशिश कर रहे थे। रिया, मैंने अब तक तो सिर्फ 2-3 कार्ड सुने थे, जैसे मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड, इसके अलावा महिला कार्ड, लेकिन ये पहली बात हुई कि जेनजी कार्ड। इसका मतलब, और ये कार्ड जब कहा जाता है, जिन लोगों से इन्हें डर लगता है उसको ये कार्ड कहते हैं। इसका मतलब जेनजी से डर गए हैं अर्नब जैसे लोग? तो बिल्कुल डरे। आपने देखा नहीं ना वो कैसे बौखला गए जब मैंने बोला कि ये रब्बिश शब्द मेरे सामने मत यूज करिएगा। अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मैं आई विल नॉट डिग्निफाई यू विथ योर रिस्पॉन्स इफ यू टॉक टू मी लाइक दैट। मैं छोटी हूँ उनसे, तो क्या मुझे इज्जत का हक नहीं है? क्या आप कल्चरल शॉक तभी हो सकता है जब कोई लड़की गाली दे, लेकिन जब लड़कियों को गाली मिलती है वो कल्चरल शॉक क्यों नहीं है मैम? क्यों डिबेट पर ये जेनजी कार्ड बोला जा रहा है, या अभी तक ये डिबेट हो रही है कि अब्यूजेस हो रहे हैं या ये हो रहा है? क्यों एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये डिबेट नहीं हो रहा है कि हमारी लड़कियों को कमेंट सेक्शन में लोग रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, और उनकी माँ पर गाली? क्या मेरी माँ नहीं है? कैसे प्रधान की माँ है, मेरी माँ को भी गाली दी जा रही है मैम। तो क्यों इसका मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है? जी हाँ, आपने कहा कि क्यों ये कल्चरल शॉक नहीं हो सकता है, वो ये समझते हो यही उनका कल्चर है। मैं उनके साथ काम भी कर चुकी हूँ, उस वक्त में बड़े सभ्य व्यक्ति होते थे, अच्छे पत्रकार भी होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देखिए लोग अलग अलग तरीके से बदल गए हैं। तो रिया, ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में अगर आपको इसी तरह गोदी एंकर्स बुलाएंगे तो अपनी आवाज़ रखने आप जाएंगी? क्योंकि मुझे लगता है आपके ज़रिए वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे थे पूरे जेनजी को, कि देखिए एक्सपोज कर दिया, ये लोग कोई राष्ट्रवादी नहीं है, इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, इनका अपने भारत के कल्चर, सभ्यता, और खासकर वो देखिए आप वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से कहा गया, संस्कृत में ये लिखा गया है, तो उसको कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर से भी जोड़ने की एक कोशिश थी। तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि बड़े विदेशी किस्म के लोग हैं ये जेनजी और बाहर से सपोर्टेड हैं।
अब मैं वो इंसान हूँ जो हर मंडे उठकर शिव जी को दूध चढ़ाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। हर ट्यूसडे को मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, आज ट्यूसडे है। हर सैटरडे को मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो उन वो जो वर्ड्स बताना चाह रहे हैं, पर्सनली मैं कहना चाहूँगी, मेरे लिए खाली हैं, मेरे लिए खोखले हैं वो, क्योंकि मैं उन वर्ड्स में मीनिंग डाल ही नहीं सकती। आई कांट रिलेट टू देम व्हाटएवर ही इज सेइंग अबाउट मी। एंड रही बात, मैम आपका सवाल दूसरा क्या था? जी, मैं ये कह रही थी कि क्या आप फैसला करेंगी कि दूसरे जो गोदी एंकर्स हैं, वहाँ भी जाना है? क्योंकि आप ये कह रही हैं कि ये अहम बात है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखा जाए। हुँ। जी मैम, देखिए आपके चैनल के ज़रिए मेरी आवाज़ जैसे लास्ट टाइम भी थी, लोगों तक पहुँची थी, और जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे लोग आगे आए थे, जो मेरी मैंने जो किया उससे रेज़ोनेट कर रहे थे और वो आगे मुझे बढ़ते हुए देखना चाहते। जब मेरी ऑडियो इनपुट और आउटपुट के साथ छेड़-छाड़ नहीं की जाती है, तो मैं ऐसे साउंड करती हूँ। तो गोदी मीडिया जब मुझे बुलाते हैं मैम, तो मैं पहले भी गई हूँ, और मैंने पहले भी नविता कुमार मैम के चैनल पर भी गई हूँ। ठीक है, उनकी जो भी आइडियोलॉजी है, वो जिस भी तरीके से बात करती हैं, लेकिन एटलीस्ट वो बदतमीज़ी नहीं करती हैं सामने वाले के साथ। यू नो, सो टू सी अ डिफरेंस इज़ सो स्टार्क। आपकी जर्नलिज़्म देख लीजिए मैम, लोग बैठ के पॉज़िटिविटी उसमें से लाते हैं। People through the screen, I can feel your aura, I can feel your energy, it's so positive. And जब कोई गोदी मीडिया के सामने बैठता है, वो ऐसे उनका मुंह ऐसे बन जाता है, नेगेटिविटी जो वो फैला रहे हैं। तो फॉर मी, आई विल, इफ दे कॉल मी, आई विल स्टिल गो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगेन पीपल वॉच दैट, यू नो दैट। मैं मेरी गलती हो गई, जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था वंदे मातरम का, मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये आप मुझे बताएं। चलिए अभी पूछ लीजिए ये बात। अभी क्या वो चैट जीपीटी करके अपना पेपर रेडी कर देंगे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको मौका मिले, मान लीजिए कि अर्नब गोस्वामी आपके सामने बैठे हैं, तो क्या पूछेंगी आप, क्या कहेंगी उनसे? मैम इतनी सारी बातें, यू नो, जब आप मुझे एक तरीके से एम्बुश किया गया था, इससे एटलीस्ट ये पता चलता है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्लांट नहीं की गई हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ। और जब मैंने तो बहुत कुछ प्लान किया है, मैं तो एक फ़ोटो रख दूँगी, मेरी कमरे में एक फ़ोटो है मेरी, जैसे आपके यहाँ टंगी हुई है, सिंपल मेरी हँसती हुई ऐसे फ़ोटो है, जहाँ मैं जिस दिन मैं बहुत खुश थी, उस दिन का फ़ोटो है वो। तो बड़ा-सा फ़ोटो फ्रेम मैं ऐसे ला के रख दूँगी, हम लोग करो बात। आपको यही चाहिए ना कि सामने वाला चुप रहे, ना कुछ बोले, ना कुछ सुने, ये लो कर लो इस तस्वीर से बात। बड़ी अच्छी आपने बात कही, और आपने कहा कि आप ये पूछेंगी कि भई जर्नलिज़्म के क्या मायने होते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कम से कम अर्नब को इतना तो पता होगा ज़रूर। ये बताइए कि अब इस तरह से जैसे मैं देख रही हूँ कि मीडिया का अटेंशन तो आपकी तरफ है, लेकिन आप कोई और रास्ता अपनाना चाहती हैं। आपका नॉमिनेशन हुआ है बिग बॉस के लिए, और आप ये कह रही हैं कि वोटिंग के ज़रिए आपको बिग बॉस में एंट्री मिल सकती है। क्या वजह है बिग बॉस जाने की, रिया? मैम जिस तरीके से मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, आई थिंक वो रियलिटी शो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, एक तरीके से इतने सालों से चला आ रहा है, और वो 24 घंटे अभी उसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है, तो उसमें वो कुछ भी कट या एडिट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो हमेशा लाइव ही होता है। तो आई थिंक जब मैं बिग बॉस में भी, अभी तो वोटिंग लाइन्स चालू हुए हैं, तो जनता डिसाइड करेगी अगर वो मुझे देखना चाहती हैं कि नहीं। जो मेरे चाहने वाले हैं वो तो मुझे ऑलरेडी बहुत मैसेज, टेक्स्ट, वेल विशिंग और मुझे टैग कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वोट्स फैसला होगा, फैंस का फैसला कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी मेरे परिवार का फैसला है कि मैं अंदर जाऊँगी या नहीं। और वो रूट मैम, जेंजी की जो आवाज़ है ना, वो अंदर भी होनी चाहिए। उसी बेखौफ तरीके से, जिस तरीके रही थी, उसी बेखौफ तरीके से मैं अंदर भी खड़ी रहना चाहती हूँ, और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ मैं असली में हूँ कौन। क्योंकि ये गोदी मीडिया तो अपने फ़िल्टर विल्टर और कटिंग करके आगे बढ़ाती है, तो लोग एक बहुत सब्जेक्टिवली उसे देखते हैं। लेकिन यहाँ तो आप सामने देख सकते हैं कि मैं हूँ कौन असल में। मैं सच में चाहती हूँ कि लोग मुझे पहचानें, मुझे जानें, और इंस्पिरेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर थोड़ी-सी भी हिम्मत मैं किसी में भी जगा सकती हूँ, तो ये देखो आम लड़की, इसने जज़्बा दिखाया तो उसको पहचान मिल रही है, उसको उसकी आवाज़ को एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। तो कोई भी उससे, अगर एक भी इंसान इंस्पायर हो जाए इस जर्नी से, तो मेरा काम हो जाएगा वहाँ।
बहुत बड़ी बात कह रही हैं रिया, और वाकई मेरी भी ख्वाहिश होगी आपको बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे देखने का, क्योंकि देखिए एज अ मास कम्युनिकेटर मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि न्यूज़ का एक छोटा दायरा होता है, और न्यूज़ के ज़रिए वो अपनी बात कहना चाहते हैं आप, तो उसमें सिर्फ जो एक न्यूज़ के व्यूअर होते हैं वो उस बात को सुनते हैं। लेकिन वही बात अगर पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर सिनेमा, टेलीविज़न जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से कही जाए उन्हीं आसान शब्दों में, तो शायद आप अपनी बात ज़्यादा बड़े ऑडियंस बेस तक पहुंचा पाएंगी। और इसीलिए हमने देखा है कि जब आमिर खान फिल्में बनाते हैं या इस तरह की कोई सोशली कॉन्शियस फिल्में बनती हैं, उनका असर कहीं ज़्यादा होता है बजाय इसके न्यूज़ बुलेटिन्स के। तो मैं तो बिल्कुल आपके लिए पूरे तरीके से, मेरा वोट आपके लिए रहेगा, और जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर, मैं वही चाहती हूँ कि वो भी रिया के लिए वोट करें। और ये प्रोसेस यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कैसे आप उनके लिए वोट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम का ये इरादा तो नहीं था, लेकिन आपकी बात से मुझे ज़रूर इस बात को बल मिल रहा है कि जनरल एंटरटेनमेंट जो कैटेगरी है जिसमें 80% से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स होते हैं, वहाँ पहुँचकर रिया आपकी बात करना चाहती हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक बार वो पहुँचेंगी वहाँ, तो रिया आप ऐसा तो नहीं है कि भूल जाएंगी हमें, और आप संविधान या लोकतंत्र या अधिकारों की बात, नागरिक अधिकारों की बात वहाँ से भी उठाएंगी क्या? आप मैं हूँ, मैं आप हूँ, मैं अपने आप को कैसे भूल सकती हूँ? तो मैं बहुत प्यारी हमेशा बात। मैं थैंक यू। मैं अभी भी चीज़ें जो भी मैं अगर अंदर इतना मुझे साथ मिल गया मेरे परिवार का और मैं अंदर चली गई, हर रोज़ हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार ऐप पर लोग जाकर 99 टाइम्स मेरे लिए वोट कर सकते हैं हर दिन। तो प्लीज़ मैं सबसे अर्ज करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी देश की बच्ची को एक मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ, जैसे आप बोलते हैं वैसे मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में भी डालिए, ताकि आपको दिख सके कि आज की लड़कियाँ क्या कर सकती हैं और कैसे स्टैंड ले सकती हैं सब चीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे लिए वोट करें। और मतलब मैं बस इतना चाहूँगी, जो प्यार आज तक मुझे मिला है वो कभी कम ना हो मैम। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। अब मुझे आदत पड़ गई, अब तो आपको देना पड़ेगा। प्यार की आदत पड़ गई, अब तो देना पड़ेगा। बहुत प्यारी बात रिया। मैं तो ये ऑलरेडी सोच रही हूँ कि आप पहुँच गई हैं बिग बॉस और हमको मिल रहे हैं वो 24/7 जो फुटेज उनका रिकॉर्ड होता है और रिलीज़ होता है, और एक नई बहस आप छेड़ चुकी हैं। और बिग बॉस में सिर्फ ये नहीं है कि कैट फाइट्स हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बल्कि नागरिक अधिकारों को लेकर बातचीत हो रही है, हमारी आज़ादी को लेकर बातचीत हो रही है, हमारी सरकार के निकम्मेपन को लेकर बातचीत हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि आप पूरी की पूरी मुजस्समा लेकर वहाँ पहुँचें और जो एक प्रोग्रेसिव एजेंडा है उसको बिग बॉस तक लेके जाएं। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। लेकिन मैं तो उसके बाद भी सोच रही हूँ, जो कमेंट सेक्शन में लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि वो आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, तो पहले बिग बॉस के हाउस में और फिर पार्लियामेंट हाउस में। आई थिंक बिग बॉस के हाउस में मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पार्लियामेंट की। आजकल जिस हिसाब से पार्लियामेंट में आपको ठहराव रखना पड़ रहा है, क्योंकि लोग तो वहाँ भी गालियाँ दे रहे हैं इतनी सारी। तो आई थिंक कमेंट सेक्शन से लेकर बिग बॉस के हाउस तक और पार्लियामेंट तक, ये जो सफ़र है, एक तरह से कह रहे हैं ना, मैं हर रोज़ एक तरीके का क्वांटम लीप कर रही हूँ। तब वो आज मैं ऑलरेडी मैम अपनी टीम को, जब मैं अगर अंदर पहुंच भी गई तो उसके मुझे अभी से प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे कि क्या होना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी, एक मेरा तो बात की बात है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म जो मुझे आज मिला है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं चाहती हूँ कि वो और चलती रहे। अगर मैं अंदर भी सबके प्यार के साथ पहुंच गई तो मैं ऑलरेडी एक मेरा फोल्डर बनाती हूँ जहाँ मैं प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, जो ऑन गोइंग हैं, डॉक्टर्स के हैं और इसके हैं, मिड डे मील, जो भी चाहती हूँ मैं, मेरी टीम मेरे पीछे से आवाज़ उठाती रहे, वो मैं लिखती जाती हूँ। बिकॉज ये जो आपने कहा कि आप भूल तो नहीं जाएंगी मैम, ये मेरा वजूद है, ये मेरा धर्म है। बिग बॉस मेरा काम हो सकता है, 4.5 साल की थी तब से मैं कलाकार हूँ मैम, तो ये मेरा काम है। और जो लोगों के लिए मैं आज तक खड़ी हुई हूँ, ये मेरा धर्म है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। रिया, आखिरी एक दो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट के बाद जो आपने मुंबई में जिसमें आपने एक बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन इसी जंतर मंतर पर रिजर्वेशन को हटाने के लिए भी प्रोटेस्ट मार्च हुआ, इसको आप किस तरह से देखती हैं? मैम रिजर्वेशन, मैं एज अ औरत मैं इसको एक पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को ना पसंद आए तो। जब हम औरतें दबती हैं और जब कोई मर्द आके कहता है अरे ये तो कुछ नहीं है, वो हमारे दर्द को और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिस इज ऑल जस्ट एन एक्सक्यूज, इट्स अ फेमिनिस्ट कार्ड। They do not have any right to speak that way. The oppressors do not have any right to speak about the suppressed like that. So until and unless
people from that community come forward to say and put forward a message, we shouldn't accept any other message. अगर कोई दलित बच्चा आज भी बाथरूम साफ कर रहा है तो आप उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, ये वो दलित बच्चा है इसलिए साफ कर रहा है, दैट कोई ट्राइबल कम्युनिटी का जो है वो एक शिक्षण की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम लड़कियों को क्यों गाली मिल रही है, मेरे कपड़ों के ऊपर क्यों बात की जा रही, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सो रिजर्वेशन का जो मैं एक तरीके से लोगों के सामने एग्जाम्पल रख रही हूँ कि जो पिछड़े होते हैं ना, सिर्फ उनके पास हक होता है उस बारे में बोलने का। बिल्कुल सही बात आपने कही और मुझे अच्छा लगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट। एक तरफ आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में रहती हैं और दूसरी तरफ ऐसे बात कर रही हैं जैसे कोई संविधान का बड़ा जानकार हो। कैसी परवरिश आपके माँ बाप ने दी है। मुझे बहुत खुशी होती है आपके जैसे लोगों से मिलके कि दो दुनियाओं का भी मिलन हो सकता है। एक तरफ ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट है, बड़ी स्क्रीन है, और दूसरी तरफ ग्रास रूट्स इशूज़ हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए इशूज़ हैं, और आप उस डिस्कोर्स को जो मिलाकर आपस में कर रही हैं। मैं पहले से ही देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी जीत गई हैं आप बिग बॉस। इसके अलावा जेन जी प्रोटेस्ट के अलावा जेन अल्फा प्रोटेस्ट भी हुआ है क्या? महाराष्ट्र में भी हमने देखा कई स्कूलों में बच्चियां सड़कों पे आके कह रही हैं कि हमारे स्कूल में सड़क नहीं है स्कूल तक जाने के लिए घर से। महाराष्ट्र का एक किस्सा है शायद जहां पर लड़कियों ने अपने बॉटल्स से माइक बनाए और वो एक दूसरे से रिपोर्टर बन के बातचीत कर रही थी, तो असर तो बहुत दूर तक फैल गया है। बिल्कुल मैम, मेरे जो 10 साल का भाई है घर पर, वो भी जेन अल्फा है, और वो भी जिस तरीके से सवाल उठाता है मैम, वो एक तरीके से मैं भी ऐसे, जैसे आप शायद से हमें देखते हैं, आपकी जनरेशन हमें देखती है कि वाह क्या हिम्मत है, वैसे मैं उसे देखती हूँ कि वाह क्या हिम्मत है। तो आई थिंक मैं कहना चाहूँगी, वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू। मैं सीजेपी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं किसी भी तरीके से उनसे एफिलिएटेड नहीं हूँ, लेकिन मैम जो उन्होंने दिल्ली में एक चिंगारी लगाई है, आग लगाई है, कि लोगों को ऐसे हो गया कि ओह मेरे पास आवाज है, we have found our voice again, each individual. So I think it's beautiful how एक जो डोमिनो इफेक्ट वो चालू हुआ है, बट वो गिरा नहीं है, वो खड़ा हुआ है। हर छोटे से छोटे इंसान को पता चल गया है कि हम इससे माइक बना सकते हैं, हम इससे माइक बना सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारी तलवार है, वो हमारा गन है। our words, our ink, that's our weapon. Social media is our weapon. कोई आखिरी अपील जो कहना चाहती हूँ बिग बॉस के लिए, और ख़ासकर जो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स इस देश में पहले ही चल रहे हैं। पहले एक जगह थी कि यहाँ आंदोलन होगा, पूरे देश जो है आंदोलन की भूमि बन चुका है। दोनों बातों में आप कहना चाहती हैं कुछ? हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये मैं कहना चाहूँगी। जिस तरीके से सारे बच्चे आगे आ रहे हैं, बस मेरे सामने अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इंटरनेशनल मेमोरियल स्टैचू है, तो जब वो ऐसे हाथ करते हैं ना मैम, तो उनका एक पोज है ऐसे हाथ में किताब लेकर, तो वो ऐसे करते हैं ना, ऐसा लगता है वो ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। तो मैंने कल ही कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ी मैम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने एक तरीके से कहा है कि हाँ प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, हाँ प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी तरफ अगर आपने प्रोटेस्ट किया है तो आपके ऊपर एफआईआर हो रही है। मेरे ऊपर अभी भी एफआईआर है मैम। जब 24 तारीख को कह दिया गया था सेंटर में कि सेकंड डिमांड थी इनफैक्ट कि बच्चों पर कोई एफआईआर नहीं होगी, 27 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर की गई है। और अभी मुझे, जब मैं अपनी हरासमेंट की कंप्लेन लेकर गई थी, अभी परसों आपने देखा रहेगा बॉम्बे में इंडियन यूथ कांग्रेस मेरे साथ खड़ी है। अगेन इट्स नॉट अ पार्टी फॉर मी, इट्स समवन, इट्स एक लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। तो वो काउंसिल के साथ गई थी, फिर उन्होंने बताया कि मैम के ऊपर एक एफआईआर है। मैंने बोला मेरी तो एकदम क्लीन है हिस्ट्री, तो मेरे ऊपर कौन सी एफआईआर है? उन्होंने बोला कि वो एफआईआर है जो 27 को हुई थी मैम। सो एक तरीके से अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है 19B मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि यू हैव अ राइट टू असेंबल, यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, ए है, बी है यू हैव द राइट टू असेंबल फॉर अ प्रोटेस्ट। बट फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर हमारे ऊपर एफआईआर करके बोल रहे हैं कि इट वाज अनलॉफुल असेंबली। इट्स सो कॉन्ट्रडिक्टरी इन इट्स ओन सेंस। एक तरीके से 13, आई थिंक आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि गवर्नमेंट कांट कम अप विथ एनी रूल्स
that go against anything in the constitution. Constitution में we have the in the first page itself the liberty to express. I have expressed a party, हमारी मूवी है एक 1984 में, अमरीश पुरी सर और ओम पुरी सर की मूवी है, जो वहाँ एक एलिटिस्ट पार्टी में बैठकर राइटर्स हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों की सभा में बैठकर वो आर्ट और पॉलिटिकल रेलेवेंस के बारे में बात कर रहे हैं मैम। तो ये पार्टी की क्लिप, जो मूवी की क्लिप है, वो मैंने अपनी स्टोरी पर डाली थी 25 तारीख को, शायद से 25 या 26 को। वो रील फ्लैग कर दी गई, किसी और की रील उस सीन की डाली थी और वो जो रील है वो फ्लैग कर दी गई है आईटी एक्ट के तहत। उस रील में कुछ गलत नहीं है मैम। उस रील में अमरीश पुरी सर कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का पॉलिटिकली इंक्लिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी आर्ट को रेलेवेंट होने के लिए। इस पर कौन सी गलत बात है मैम? इसमें कौन सी अब्यूज़ है या एक थ्रेट है किसी तरीके से किसी भी जीव जंतु या पॉलिटिक्स में? सो इस गया आईटी एक्ट के तहत, तो मैं कुछ सवाल भी नहीं उठा पा रही हूँ, मुझे एकदम मम कर दिया गया है। तो अगेन इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारा राइट टू एक्सप्रेस भी इन्होंने छीन लिया है। सो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड कीप रेजिंग आवर वॉइसेस बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट वंदे मातरम या लड़कियाँ या अब्यूजेस। व्हाट अबाउट दिस बिग लेवल गेम दे आर ट्राइंग टू प्ले टू साइलेंस अस? Again, I will use this big platform of Big Boss that has come to me because I took a stand, not the other way around. So I will keep voicing my opinion the way I am supposed to. Again, Namika ma'am ने मुझे पूछा था, Riya, just because unfiltered means you can abuse? No, we can't abuse. I have never abused, and the Weekend Ka War with Arnav sir is a live example of how I handle disrespect with respect and integrity. एक्सेलेंट, बहुत खुशी की बात है रिया, आपने सबसे शानदार बात आखिर में ही कही कि कैसे अपमान को सम्मान के साथ डील किया जाता है, हैंडल किया जाता है, ये आपने सिखाया। और वो भी इतने बड़े टावरिंग, जो समझते हैं ये लोग, कम से कम इनकी पावर तो बहुत है, और कंस्ट्रक्टिव सही तो डिस्ट्रक्टिव पावर तो बहुत है इन लोगों के पास। बहुत बहुत शुक्रिया रिया आपका, शुभकामनाएं आपके अभी के बिग बॉस की एंट्री के लिए। आप वोट कीजिए रिया के लिए। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए मैंने ज़िंदगी में वोट नहीं मांगे, लेकिन आज बिग बॉस की एंट्री के लिए मैं चाहती हूँ कि रिया मेरी रिप्रेजेंटेटिव बन के, हमारी, हम सब की दर्शकों की रिप्रेजेंटेटिव बन के बिग बॉस में जाएं और बड़े बड़े मुद्दे वहाँ पर उठाएं, हमारे अधिकारों, हमारी आज़ादी से जुड़े हुए प्रोग्रेसिव एजेंडे को बड़े मंच से, बड़े प्लेटफॉर्म से उठाएं। वोट कीजिए आप ज़रूर रिया के लिए। रिया बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। It's always an honor, ma'am. Always.